हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब फैमिली लुसान क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप और हम मिलकर के पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो यहाँ पर आपका क्लास 10th है, सब्जेक्ट आपका साइंस है और आपका चैप्टर है 6, उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग भी 10वीं क्लास के अभ्यर्थी है, अगर आप लोग भी 10वीं क्लास के अंदर रिसेंट के अंदर आप लोग स्टडी करे हैं और साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच लें तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। आपको नीचे एक नंबर दिया गया है, आप लोग इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो ऑफलाइन बैच है वो 1 मई 2024 से स्टार्ट कर दिया गया है। तो लिमिटेड सीट है, लिमिटेड ऑफर है, तो आज ही अपनी सीट बुक करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम आपके सामने है नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो आखिर ये होता क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका आता है नियंत्रण एवं समन्वय। आखिर ये होता क्या है, तो इस जो आपका चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, इसके अंदर दो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मुख्यतः डिस्कशन करने वाले हैं। जो पहला वो आपका तंत्रिका तंत्र है फर्स्ट, और जो सेकंड वो आपका है अंतरस्रावी ग्रंथि या फिर तंत्र है। आज की इस वीडियो के अंदर इन दो टॉपिक के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। पहला आपका तंत्रिका तंत्र, दूसरा आपका अंतःस्रावी तंत्र है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं तंत्रिका तंत्र के ऊपर, आखिर ये होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जंतु तंत्रिका तंत्र, क्योंकि पादपों के अंदर तंत्रिका तंत्र वो नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा बेसिक्स आता है तंत्रिका तंत्र, आखिर ये होता क्या है। तो इसके ऊपर हम लोग बेसिक्स डिस्कशन करते हैं, मीन्स नर्वस सिस्टम है। तो सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र है वो अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यानी जो सभी प्राणी है उनका शरीर विशिष्ट प्रकार की जो कोशिका है उनसे बना हुआ होता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है और तथा इनका संचरण यानी इंफॉर्मेशन देती है या फिर रिप्लाई करती है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आता कि भाई ये उद्दीपन होता क्या है, उद्दीपन किसे कहते हैं। तो उद्दीपन कुछ नहीं है, उद्दीपन एक कारक है या आसपास के वातावरण में होने वाला परिवर्तन जो शरीर में प्रतिक्रिया को आरंभ करता है या फिर करवाता है। ये उद्दीपन अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक फिजिकल, जैसे स्पर्श करना, चुंबन होना या फिर दबाव पड़ना। श्रवण मीन्स सुनाई देना या फिर सुनना। रासायनिक, प्रकाशिकी, ऊष्मा और ठंड या फिर विद्युत के यानी इलेक्ट्रिकल, आपके ये इनके रूप में हो सकते हैं। इन्हीं को बोलते हैं उद्दीपन। तो यहाँ पर आप एक शब्द है ये रहा, श्रवण मीन्स सुनना, सुनाई देना। जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, इसको बोलते हैं श्रवण। तो उद्दीपन क्या है, उद्दीपन एक कारक है जो कि आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तन को आरंभ करता है या फिर आरंभ करवाता है, इसकी प्रतिक्रिया को। अब ये उद्दीपन वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आपका शारीरिक, इसके अंदर आपका स्पर्श, चुंबन, दबाव, श्रवण। रासायनिक भी हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है, ऊष्मा और ठंड या फिर विद्युत के यानी इलेक्ट्रिकल, इनके किसी भी रूप में हो सकता है उद्दीपन है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है तंत्रिका कोशिका, इसी को बोलते हैं न्यूरॉन। इसी का एक जो छोटा भाग है वो है न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन है। तो तंत्रिका तंत्र की छोटी छोटी जो इकाई है उसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूरॉन है वो क्या है। न्यूरॉन सजीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंत्र की एकल कोशिकाएं जो कि पूरे शरीर में परस्पर एवं अन्य ऊतकों की साथ सूचना प्राप्त एवं संचरण का कार्य संपूर्ण शरीर में करती है। क्या, तंत्रिका तंत्र है। तो पूरी बॉडी के अंदर है वो जो इंफॉर्मेशन है उनको भेजती है और उनके द्वारा इनपुट और आउटपुट वो देती है, इसी को बोलते हैं
तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन इसी का काम है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि जो न्यूरॉन है उसके 3 भाग है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसको? जो न्यूरॉन की संरचना है उसको, तंत्रिका जो कोशिका है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका जो फर्स्ट है वो आता है दुर्मिका, जो फर्स्ट है वो आता है दुर्मिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्रोइट। सेकंड आपका कोशिका है। तीसरा है तंत्रिका तंतु, इसी को बोलते हैं एक्सोन। तो जो आप लोग देख पा रहे हैं, पहला जो पार्ट वो है दुर्मिका, सेकंड जो पार्ट वो ये वाला है कोशिका है, तीसरा जो पार्ट है वो ये वाला है, इसको बोलते हैं तंत्रिका तंतु या फिर तंत्रिकाक्ष है। तो इसकी संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब फर्स्ट आपका आता है डेंड्रोइड, जिसको बोलते हैं दुर्मिका। आखिर ये होती क्या है, इसके क्या कार्य होते हैं? तो ये तंत्रिका कोशिका से निकले कोशिका द्रव्य प्रलंबन है, इनकी सिरे तंत्रिका आवेग को ग्रहण करते हैं और एक रासायनिक जो क्रिया होती है इसके अंदर होती है जो विद्युतीय आवेग पैदा करती है, मीन्स सिग्नल को उत्पन्न करती है। यह आवेग संपूर्ण कोशिका में संचारित हो जाती है और तब तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सोन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक, ये रहा, इसके अंतिम सिरे तक इसको पहुंचाता है या फिर पहुंच जाता है। एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन यानी उनको भेजता है। ये रसायन रिक्त स्थान या फिर सिनेप्स, जिन्हें सिनेप्टिक्स दरार भी कहते हैं, इनको पार करते हैं। तो किसे कहते हैं? सिनेप्टिक्स दरार। जो आप लोग देख पा रहे हैं इनके मध्य जो स्पेस है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक्स दरार। इनको पार करते हैं और अगली जो तंत्रिका कोशिका है इसकी जो दुर्मिका है इसी तरह का विद्युत जो आवेग है, सिग्नल है, उनको प्रारंभ करते हैं। ये कार्य है डेंड्रोइड या फिर दुर्मिका का। इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट वो है कोशिकाएं। तो कोशिकाएं का जो कार्य है वो क्या है? तो कोशिकाएं में कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ होता है, जो आप लोग देख पा रहे हैं अंदर की तरफ एक लिक्विड है वो भरा हुआ था, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिकाएं में कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ एक स्पष्ट जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो भी इसके अंदर होता है। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अंदर की तरफ ये न्यूक्लियस यानी केंद्र भी है, ये रहा केंद्र, इसका सेंटर बिंदु, केंद्र भी इसके अंदर होता है। इस काय में बाकी जो कोशिकाएं हैं कि उसके जैसे ही सभी कोशिकांग वो होते हैं। ये इसके अंदर आपका कोशिकाएं के अंदर इसके कार्य हैं। इसके बाद में तीसरा आपका आता है तंत्रिका तंतु यानी कि ये वाला तंत्रिकाक्ष। अब इसको डिस्कशन करते हैं। तो कोशिकाएं से निकलने वाली एक शाखा अन्य की तुलना में काफी लंबी होती है, यह दुर्मिका, यह कोशिका। तो इस यहाँ से ये निकलती है जो कि इन दोनों से काफी लंबी है। तो एक लंबी शाखा की तरह ये लंबी होती है, इसे तंत्रिका तंतु या फिर एक्सोन भी कहते हैं। अधिकांश तंत्रिकाओं में यह वसा आच्छद द्वारा आच्छिद होती है, जिसे न्यूरोलेमा भी कहते हैं। बीच बीच में जहां पर यह आच्छद नहीं होता उसे रेनवीर के पर्व भी इसको कहा जाता है। न्यूरोलेमा की अनुपस्थिति में रेनवीर की जो ग्रंथि है वो विद्युतीय क्रिया को उत्पन्न करती है तथा आवेग के संचार में ये सहायक होती है। एक्सोन का जो अंतिम भाग है इसमें फूले हुए कुछ सिरे हुए होते हैं तथा जिसमें एक तंत्रिका प्रेसी यानी न्यूरो ट्रांसमीटर रसायन होता है, मीन्स रसायन को आगे ये भेजता रहता है, जो सिग्नल है उसको आगे ट्रांसमिट करता है, जो नेक्स्ट तंत्रिका तंतु उसको भेजता रहता है। तो एक्सोन के बल्ब अगली तंत्रिका जो कोशिका उसके डेंड्रोइड के समीप वो स्थित होते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की इस संधि को अंतर्ग्रथन या फिर सिनेप्स कहते हैं। तो ये तंत्रिका तंतु का कुछ बेसिक्स डिटेल है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है प्रतिवर्ती क्रिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है प्रतिवर्ती क्रिया। आखिर ये होती क्या है, किसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम एक ऐसी आवश्यक एवं तत्कालिक स्थिति का सामना कर सकते हैं जिसमें तत्काल जो अनुक्रिया है, तत्काल उसका जो रेस्पॉन्स आउटपुट है उसकी आवश्यकता होती है और जो हमें सोचकर निर्णय लेने का समय नहीं देती है, मीन्स चंद जो मिली सेकेंड है ये उसका खेल होता है। ऐसी अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं द्वारा संपादित होती है। तो प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग किसी वस्तु, स्थिति या घटना के जवाब में अचानक एवं तत्काल होने वाली ये क्रिया होती है। जब कभी
अचानक धूल की आंधी आती है तब आप लोग अपनी जो आंखें उनको तुरंत प्रभाव से आप बंद कर लेते हैं। आप तत्क्षण अपनी जो आंखें उनको बंद कर लेते हैं। ये चंद सेकंड है, जो चंद मिली सेकेंड है उसका खेल होता है, जिससे कि वो धूल आपकी आंखों में न जा पाए। खाना पकाते समय यदि आप लोग किसी गर्म बर्तन को छू लेते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? आप लोग तुरंत प्रभाव से अपना जो ऑटोमेटिक हाथ उसको पीछे की तरफ ये हटता है, उसको तुरंत हटा लेते हैं। इन दोनों ही बातों में एक जो तात्कालिक है एवं स्वतः जात है, यानी कि ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया होती है। हमारे शरीर में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं स्वतः यानी ऑटोमेटिकली होती है, जिसमें मस्तिष्क द्वारा किसी समालोकन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिवर्त क्रियाएं ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती है जो किसी निश्चित सोच विचार के द्वारा ही ये होती है या फिर दी जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया मीन्स अचानक से, जैसे कोई गर्म वस्तु है, अगर आपका अचानक से उसके अंदर हाथ लग गया तो तुरंत प्रभाव से सिग्नल आता है कि आप अपना जो हाथ उसको हटा लीजिए, अदरवाइज आपका जो हाथ है वो जल सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों ने इसको महसूस भी किया होगा कि ये चंद जो मिली सेकेंड होता है इसका ही खेल होता है। अगर आप लोग एक सेकेंड भी उसके अंदर देर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग अपना जो नुकसान है वो कर बैठते हैं। इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आता आपका नेक्स्ट है वो प्रतिवर्ती चाप। आखिर ये होता क्या है? इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिवर्ती चाप है। तो शरीर की जो डिजाइन है वो इस प्रकार से होती है कि इस समस्या का जो हल है वो तुरंत प्रभाव से इसके अंदर किया जाता है। तो उस माँ के जो संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं उस माँ का पता लगाती है उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए तो पेशियों को जो गति कराती है, तो जो प्रक्रम जो इनपुट है, आगम जो संकेत है उनका पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य भी करती है। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इस तरफ गर्म पानी है, ये इस तरफ ऊष्मा बाहर आ रही गर्म पानी से। तो जैसे ही आप लोग अपना हाथ इसके ऊपर रखते हैं तो तुरंत प्रभाव से जो ग्राही कौन यहाँ पर कौन है? त्वचा। तो त्वचा के रूप में ग्राही है। यहाँ से जो सिग्नल है वो जाता है कि पानी गर्म है, यहाँ से आपको हाथ हटाना चाहिए, पानी गर्म है। तुरंत प्रभाव से ये संकेत जाता है कहाँ पर? संवेदी जो तंत्रिका कोशिका होती है वहाँ पर, और ये सिग्नल जाता है मेरुरज्जु के पास, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड के पास है। और अंत में मस्तिष्क के लिए संदेश भी भेजा जाता है कि गर्म पानी है, आपको वहाँ से तुरंत प्रभाव से अपना जो हाथ उसको हटा लेना चाहिए। तो वहाँ से आता है सिग्नल मीन्स आउटपुट है, तो तुरंत प्रभाव से मिलता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका है। तो यहाँ से जैसे उनका पता लगा तुरंत प्रभाव से अपना जो हाथ है आप लोग उसको पीछे की तरफ खिसका लेते हैं। यह है आपका प्रतिवर्ती चाप है। तो अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम इतना तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो कम है या फिर अनुपस्थित होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करते हैं मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। आखिर मानव मस्तिष्क किस प्रकार से बना हुआ होता है? मानव मस्तिष्क वो कितने प्रकार का होता है? मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन है। टोटल इसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा है प्रमस्तिष्क और तीसरा है मध्य मस्तिष्क। इसको मोटे मोटे 3 रूपों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो मानव मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है। यह खोपड़ी यानी ब्रेन बॉक्स के भीतर भली प्रकार से सुरक्षित होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं जो इंफॉर्मेशन होती है उनको प्राप्त करते हैं तथा उनका समाकलन मीन्स उनके अनुसार उनको आउटपुट भी देते हैं। तो कुल मिलाकर मस्तिष्क ब्रेन के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जो पहला भाग है वो है अग्र मस्तिष्क, जो सेकंड भाग है वो है मध्य मस्तिष्क, जो तीसरा भाग है वो है पश्चिम मस्तिष्क।
कुल मिलाकर ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अब इसके बाद में आता आपका जो पहला पॉइंट वो है कि मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के अंदर आ सकता है कि हमारे ब्रेन का मस्तिष्क का क्या कार्य है। तो मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित जो क्रिया है उनके करने की अनुमति प्रदान करता है। क्या ब्रेन है। तो सबसे पहले आपका आता है अग्र मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग है वो अग्र मस्तिष्क ही है। इसमें विभिन्न गहराई से संवेदी आवेग सूचने प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र जैसे कि सुनने, सूंघने तथा देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। आदि इनके लिए ही विशिष्ट प्रकार के बने हुए होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क जिसका मुख्यतः कार्य सुनना या फिर सूंघना या फिर दिखाई देना, ये इनके मुख्यतः कार्य किसके, अग्र मस्तिष्क के। तो कुल मिलाकर प्रेम मस्तिष्क बुद्धि, चेतना एवं इच्छा शक्ति का केंद्र है। यह समस्त ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अग्र मस्तिष्क वो समस्त जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है इन सभी को नियंत्रित करता है। मीन्स जो अपनी इच्छा अनुसार जो क्रियाएं होती है इसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। तो कुल मिलाकर यह है प्रेम मस्तिष्क हमें सोच समझकर बुद्धिमत्तापूर्ण जो डिसीजन है उसके लेने में मदद करवाता है। जो सेकंड जो भाग है वो आपका आता है मध्य मस्तिष्क से। तो आखिर इसका क्या कार्य होता है। तो मध्य जो मस्तिष्क है उसका जो मुख्य कार्य है वो शरीर का संतुलन यानी कि बैलेंस बनाए रखना है तथा पेशीय जो गति है उसकी क्रियाओं का समन्वय करना है, उसको कंडक्ट करवाना होता है। प्रेम मस्तिष्क एवं अनुमस्तिष्क परस्पर एक दूसरे से समन्वित रूप से कार्य करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप खड़े होते हैं और चलते हैं तो इस क्रिया का जो आवेग वो प्रेम मस्तिष्क के विभिन्न भागों में कार्य यानी सेरिब्रम में उत्पन्न होता है। जो चलने की दिशा है, जो क्रिया है, में अनेक जो पेशियां हैं वो समन्वित रूप से कार्य करती है। पेशियों के उचित समन्वय एवं उनके संकुचन इनके लिए शिथिलीकरण के समय के लिए अग्र मस्तिष्क ही उत्तरदायी होता है। ये इसके अंदर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में तीसरा पार्ट वो है पश्चिम मस्तिष्क है। तो ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं मीन्स जो अपने अनुसार नहीं होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब है, लार आना है तथा वमन पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेंडुला द्वारा ही नियंत्रित होती है। यह पश्चिम मस्तिष्क का मुख्य कार्य। अब इसके बाद में आता है कि भाई ये मेंडुला ऑब्लोगेटा होता क्या है। तो ये मस्तिष्क का एक छोटा ही भाग होता है। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसी का एक छोटा भाग है, उसको बोलते हैं मेंडुला ऑब्लोगेटा। यह मस्तिष्क का छोटा भाग है जो खोपड़ी के आधार में स्थित होता है। ये लगभग त्रिकोणीय आकार का होता है और ये पीछे जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पर विस्तृत रूप से ये होता है। इसका कार्य हमारे आंतरिक अंग जैसे कि आहार नाल की जो गति है, श्वसन है, हृदय गति है तथा अनेक जो अनैच्छिक कार्य है उस पर कंट्रोल यानी नियंत्रित करता है। क्या, मेंडुला ऑब्लोगेटा, इसका यह मुख्य कार्य होता है। यदि इसके ऊपर गलती से चोट लग जाए तो इसके अंदर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि समस्त जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो इसी के द्वारा संपादित वो की जाती है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है कि जो ये ऊतक होते हैं वो किस प्रकार से रक्षित होते हैं। जो तंत्रिका ऊतक होते हैं वो किस प्रकार से रक्षित या फिर सुरक्षित होते हैं। तो मस्तिष्क है वह कोमल है लेकिन उसके ऊपर एक कठोर आवरण भी होता है। कोमल अंग जो विभिन्न क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि इनकी सावधानीपूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार से की जानी चाहिए कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है ताकि आपका जो ब्रेन है वो सुरक्षित रहे, आपको कोई नुकसान ना हो। बॉक्स के अंदर तरल जो लिक्विड है वो भी होता है ताकि
गुब्बारे के रूप में, ताकि जो मस्तिष्क है उसको झटके ना लगे, उसको प्रघात है वो अवशोषक उपलब्ध करवाता है। कौन सा, क्या, लिक्विड है। यदि आप अपने कमर के मध्य नीचे ले जाएं और आप एक कठोर उभार वाली जो संरचना उसका अनुभव करते हैं, यह कशेरुक दंड या फिर रीढ़ की हड्डी ही है, जो कि जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी रक्षा करती है, इसकी सुरक्षा करती है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पादपों में समन्वय। तो जो पादप होते हैं उनके अंदर तंत्रिका तंत्र वो नहीं पाया जाता है। तो जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जबकि पादपों में समन्वय होता है। तो आखिर ये समन्वय होता क्या है, किसे हम लोग समन्वय कहते हैं? तो शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां होती है। अतः पादप दो प्रकार की जो गति है उनको दर्शाते हैं। एक तो आपका वृद्धि पर आश्रित, दूसरा है वृद्धि से मुक्त है। तो पहला वो है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। पहला जो पार्ट है वो है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, पादपों के लिए है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं बेसिक से। तो पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं, जैसे छुई मुई के पौधे की गति, क्योंकि यह है जैसे ही आप लोग जो छुई मुई का पौधा है उसको छूते हैं तो तुरंत प्रभाव से अपनी जो पत्तियां उसको सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जल की कमी है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल के साथ है, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी जो पत्ती है उनमें गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक तो नहीं है और नहीं कोई पेशी ऊतक है। फिर पादप ये स्पर्श का दोस्तों संकुचन है वो किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां करती है, आइए इसको समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो ये आपका दे रखा है छुई मुई का पौधा, प्लांट है आपके सामने। जैसे ही आपने इनको टच किया तो ये पौधा ऑटोमेटिकली जो इनके अंदर पानी भरा हुआ है, जो पानी है ये ऑटोमेटिकली निष्कासित हो जाता है, मीन्स इनका अवशोषण कर लेते हैं। और जैसे पानी की कमी हुई तो तुरंत प्रभाव से जो पत्तियां वो इस प्रकार से दिखने लगती है, मीन्स ये रहा, इस प्रकार से पत्ती आपको दिखाई देने वाली है। छुई मुई मीन्स जैसे आपने पत्तियों को छुआ तो ये पत्तियां वो इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाली है। यदि हम विचार करें कि पौधा को किस बिंदु पर छुआ जाए तो और साथ में पौधे के किस भाग में गति होती है, तो ये आभासी होता है, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि हमें किस पार्ट को छूना चाहिए अथवा किस भाग को हमें इसके अंदर गति होती है। तो स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है, दोनों डिफरेंट है। अतः स्पर्श होने की जो सूचना है वो संचारित होनी चाहिए। तो पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग करते हैं। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे ही आपने छुई मुई के प्लांट को छुआ तो तुरंत प्रभाव से वहां पर विद्युत जो रासायन है उसके प्रभाव से अपनी जो पत्ती है उसको सिकुड़ लेता है। लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक वो नहीं होते। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ जो कोशिकाओं उनको अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए, मीन्स अपनी आकृति में परिवर्तन कर लेते हैं। तो पादप कोशिकाओं में जंतु जो पेशी कोशिकाओं की तरह है विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती है, अपितु जो जल की मात्रा है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपितु जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप फूलने या फिर सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी जो जल की मात्रा है उसके अंदर कुछ कमी या फिर बढ़ोतरी कर लेते हैं, उसके अंदर कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, फलस्वरूप अपने जो आकृति है वो पहले की तुलना में डिफरेंट कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं ये है समन्वय, यानी पादों में समन्वय इस प्रकार से होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है सेकंड वो है वृद्धि के कारण गति की। जो पौधे हैं प्लांट है वो वृद्धि के कारण किस प्रकार से गति करते हैं, किस प्रकार से समन्वय करते हैं। तो जो मटर का पौधा है उसकी तरह कुछ पादप दूसरी पादप या फिर बाढ़ पर परतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। आखिर ये परतान होता क्या है? तो इसको रस्सी
या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे ये इस तरह बाढ़ आ रही है तो ये प्लांट है, ये इसका ऊपर का पॉइंट है। जैसे ही आप लोग दोनों को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आप लोगों इनको लगाते हैं, फिर बांध देते हैं किसी भी सहायता से, या आपका रस्सी भी हो सकता है या आपका कुछ भी हो सकता है, XYZ है, इसी को बोलते हैं प्रतान। तो इसकी सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, क्या प्लांट है। तो ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी ही तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। तो इसका कारण है कि प्रतान वस्तुओं को चारों ओर से जकड़ लेता है, उसको अच्छी तरह से केस कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। आमतौर पर वातावरण धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया रेस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि यह वर्दी दिशिक होती है, इनकी एक दिशा होती है, जिस तरफ प्रकाश आ रहा है उसी तरफ ये वर्दी करते हैं। आगे हम लोग उनको समझेंगे डायग्राम के माध्यम से है। तो पादप ये इस प्रकार से दिशिक में वर्दी करता है। तो कुल मिलाकर आपके सामने ये डायग्राम है, ये प्लांट है। जैसे ही इसको इस तरफ से सूर्य मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, तो इस तरफ ही अपना जो मुख है प्लांट है वो इस तरफ इनको मोड़ लेता है, इस तरफ ये वर्दी करने लगता है। किस दिशा में? सूर्य की दिशा में। सेकंड प्लांट आपके सामने ये रहा, और जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है प्रकाश के द्वारा, तो प्रकाश ये रहा इस तरफ, जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है तो अपनी जो दिशा है वो ये प्रकाश की तरफ ऑटोमेटिकली कर लेता है, और इसकी जो जड़ें वगैरह है वो हमेशा और हमेशा नीचे की तरफ ही जाती है। यहाँ से जल लवण वगैरह उन सभी को अवशोषित करके जो पत्तियां हैं इन तक ये पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, वो है जंतु में हार्मोन। जंतु में हार्मोन किस प्रकार से बनते हैं, कौन से हार्मोन किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में सूचनाओं के जो संचरण है के साधन की तरह ये प्रयुक्त होते हैं, यानी भेजने के काम में आते हैं। तो हम सब मनुष्य में जो बाल्य अवस्था से युवावस्था में एवं वृद्धा अवस्था तक होने वाले परिवर्तन को, विकास को देखते हैं। आप आरंभिक में ऊंचाई तथा भार में स्पष्ट बदलाव देख सकते हैं। किशोरावस्था में यह बहुत महत्वपूर्ण द्वितीयक लैंगिक लक्षणों भी है। दरअसल हमारे शरीर में जीवन पर्यंत परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन हमारे शरीर में स्थित जो विशिष्ट ग्रंथि है द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है, उनको नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जिन्हें हम लोग अंतःस्रावीय ग्रंथि भी कहते हैं। तो इनका जो मुख्य कार्य है वो कुछ रासायनिक स्राव में होता है, जिन्हें हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो जो हार्मोन है मुख्यतः शरीर में ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों के कार्य के इनको कंट्रोल करती है, उनको नियंत्रण करती है, इनके कुछ कार्य है। तो ये आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि मनुष्य के शरीर में इस प्रकार से जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो इस प्रकार से है, इस भाग के अंदर ये ग्रंथि है, इस भाग के अंदर ये ग्रंथि है। आप लोग उनको देख सकते हैं, दोनों को डायग्राम यहाँ पर आपको समझाया गया है। आप समझते हैं उनको एक डायग्राम के माध्यम से। तो जो पहला हार्मोन है वो आता आपका वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन या आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये आपका वृद्धि हार्मोन है। इसके अंदर जो पीयूष ग्रंथि है इससे हार्मोन निकलता है, पिट्यूटरी हार्मोन इनसे निकलता है। किससे? पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी हार्मोन निकलता है और यह सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है, मीन सभी अंगों को यह बढ़ाने का कार्य करता है। कौन सा? पीयूष ग्रंथि। इसके बाद में नेक्स्ट है वो अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। शरीर की वृद्धि के लिए उपचयन का नियमन करता है। तीसरा हार्मोन है वो है इंसुलिन। तो इसका कार्य रक्त में शर्करा स्तर का नियंत्रण करना है, रक्त में जो शर्करा है उस पर कंट्रोल करना है। किसका? इंसुलिन जो हार्मोन है इसका कार्य है। इसके बाद में जो हार्मोन वो है टेस्टोस्टेरोन, मीन्स ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि वो है
वृषण। इसके बाद में अंडाशय यानी मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करता है। इसके बाद में है एड्रिनल, यह आपका हार्मोन है और जो ग्रंथि है इसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियां और साथ में इनके कार्य क्या है इनको हम लोग देख चुके हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना जो क्वेश्चन है उसको रख सकते हैं, अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी हमसे आप लोग ऑफलाइन बेस पढ़ना चाहते हैं, आप लोग ऑफलाइन जो क्लासेस वगैरह उसको लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। आपका जो बैच है वो 1 मई 2024 से शुरू कर दिया गया है, आपका स्टार्ट वो कर दिया गया है। यहाँ पर आपकी लिमिटेड सीट है, लिमिटेड ऑफर है, तो जल्दी करें, कॉल करें 9309365302 पर और आज ही अपनी सीट बुक करें। तो जो नेक्स्ट क्लास है इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो तब तक के लिए आप सभी बने रहेगा। इस वीडियो को अगर आपने एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और साथ ही में हमारे इस यूट्यूब चैनल लुसान क्लासेस को सब्सक्राइबर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपके लिए बहुत ही जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको लेने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।